गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास के लिए। जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। ठीक है, आपको बताने हैं कि जो नीचे दी गई बातें हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको रीजन भी बताना है, मीन्स आपको कारण भी बताना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो फिर क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या मीन्स जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, मीन्स किन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से। इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है, इस लाइन से ये पता लग रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं, सारी की सारी वास्तविक होती हैं। ठीक है, और जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो भी सारी की सारी क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझना कि रियल नंबर्स में देखो, रियल नंबर्स में मतलब जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनमें रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, मीन्स जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके अंदर परिमेय संख्याएं भी आती हैं और उनके अंदर अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो बात परिमेय की हो या अपरिमेय की हो, ठीक है, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, संख्या परिमेय हो वो तब भी वास्तविक होगी, अगर आपकी अपरिमेय संख्या होती वो तब भी क्या होती, वास्तविक होती। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा, मीन्स परिमेय संख्याएं प्लस में अपरिमेय संख्याएं, इन सबको जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तो इनका जो ग्रुप बनेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी सारी वास्तविक होती हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी सारी की सारी वास्तविक ही होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कर लें तो इसका आंसर क्या था, सत्य है। ठीक है, ट्रू। सेकंड पॉइंट करो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां पर m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है आपसे, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है इस तरह से, सॉरी मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, इधर जाएंगे तो माइनस में, ठीक है, -1 -2, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे रूट के फॉर्म में हैं। ठीक है, रूट m की फॉर्म में, और जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये देखो 2, ठीक है, 2 क्या रूट के फॉर्म में है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 क्या यहाँ पे रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, चलो 1 को तो मैं लिख सकता हूँ, 1 √1 की वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, लेकिन 2 क्या यहाँ पे रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका असत्य है। मतलब संख्या रेखा पर जितने भी नंबर लिखे होते हैं क्या सारे के सारे रूट की फॉर्म में होते हैं, नहीं होते सारे के सारे रूट की फॉर्म में, कुछ रूट की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि इसके बाद मान के चलो जैसे 2 है, ठीक है, हाँ 2 रूट की फॉर्म में है। कैसे है 2 रूट की फॉर्म में, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ √4, आप समझ रहे हो ना, 2 को आप √4 लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो 2 को आप √4 की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद जब 3 आएगा तो 3 को क्या आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ठीक है, 3 को आप रूट की फॉर्म में, हाँ इसको भी लिख पा रहे हो, लिख सकते हो भाई, 3 को आप √9 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका 4 आएगा, 4 को आप क्या लिख सकते हो, √16। तो आप तो कह रहे हो कि सारे के सारे नंबरों को मैं रूट की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो आपका आंसर, मतलब इसका आंसर तो सत्य होना चाहिए आपके हिसाब से। भाई जितने भी नंबर्स हैं हम उनको रूट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। कैसे, जब 5 आएगा तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √25, 6 आएगा तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √36, 7 आएगा तो 7 को क्या लिख दूंगा, √49। कैसे भाई, सिंपल स्क्वायर करके रूट में डाल दो, वही वैल्यू आ जाती है दोबारा। और जब 8 आएगा तो 8 को मैं लिख सकता हूँ √64। ऐसे तो मैं सबको लिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो सत्य होना चाहिए कि जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी रूट की फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन असत्य है। इसका रीजन क्या है, आपने 3 के बाद क्या लिया हुआ है, 4, लेकिन नंबर लाइन की जब बात हो रही है ना, जब भी नंबर लाइन की बात हो रही है तो इस पे सारे के सारे नंबर्स हैं, मीन्स 3 और 4 के बीच में करोड़ों बहुत सारे नंबर्स हैं, अरबों नंबर्स हैं। जैसे 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, और आप पॉइंट में और छोटा जा सकते हो। ठीक है, तो जो पॉइंट वाली संख्या है उन्हें आप रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो।
ठीक है। और वो भी कब, जबकि उसने बोला रूट m की फॉर्म में लिखो, जहाँ पे m नेचुरल नंबर है। बिल्कुल भी आप नहीं लिख सकते हो, मतलब इसको आप रूट m, मतलब जैसे 3.1 या 3.2 को आप रूट m की फॉर्म में नहीं ले सकते हो, जहाँ पे m आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो सिंपल नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको तो लिख पाओगे, लेकिन जो इनके बीच में पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे उनको आप रूट की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया, असत्य है। रीजन क्या दिया है, संख्या रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, जो रूट m के रूप में नहीं होते। कहने का मतलब यही कि इस संख्या रेखा पर अनंत बिंदु ऐसे हैं जिनको मैं रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकता। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको आप रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो तो अनंत हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको रूट की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इसका थर्ड पॉइंट देखें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर तो सत्य होना। देखो इसने बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अच्छा उल्टा दिया है, इसका आंसर ठीक है, सत्य होना चाहिए। कैसे, देखो समझो, इसने बोला है कि जो जितनी भी वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। बिल्कुल गलत कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, असत्य बात है। क्यों, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से। तो ये थोड़ी ना है कि जितनी भी सारी इस मतलब नेचर में जितनी मतलब इस जो भी आपने मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे अपरिमेय हैं, बिल्कुल नहीं। जो मतलब वास्तविक संख्याओं में कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं और कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आपकी अपरिमेय है। आप समझ रहे हो ना, मैं कह सकता हूं कि कुछ वास्तविक संख्याओं में कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, इस थर्ड पॉइंट में इसमें आपसे कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय है। बिल्कुल गलत बात कह रहा है, क्योंकि सही बात क्या है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, असत्य है। क्योंकि आप रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। आप समझ रहे हो ना, भाई इसने बोला है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं सारी की सारी अपरिमेय हैं, बिल्कुल गलत बात। रीजन क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना इन 3 पॉइंट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक आपने पता है 0 से लेके पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पूर्णांक हैं और पॉइंट वाली संख्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों, अब धनात्मक की बात हो रही है, धनात्मक कहाँ से शुरू होते हैं पूर्णांक, 1 से, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। 0 तो ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बोल रहा है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं जब उनके आप वर्गमूल लोगे तो वो कैसे आएंगे, अपरिमेय। क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत बात कह रहा है। कैसे गलत बात कह रहा है? ये कह रहा है कि रूट में, ठीक है, रूट में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल गलत बात कह रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो रूट के अंदर आपको 2 लिखा है, ठीक है, रूट के अंदर जब आप 2 लिखोगे तो 2 का रूट निकल सकता है, 2 का रूट कभी नहीं निकलता, इसलिए ये आपकी अपरिमेय हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं रूट 3 का रूट निकल सकता है, 3 का रूट नहीं निकल सकता, तो ये भी आपकी अपरिमेय हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ रूट 4, तो क्या इसका रूट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? देखो रूट इसका कैसे निकलता है, मैं आपको रूट निकालना सिखाता हूँ, वैसे आपको आता है लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे रूट 4, ठीक है, तो रूट 4 को हम सोल्व कैसे करेंगे, रूट 4 इक्वल टू हो जाएगा रूट, देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर क्या आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है, क्योंकि इसका रूट सोल्व हो गया। रूट 4 का आंसर कितना आ गया 2, इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये कैसी हो गई आपकी परिमेय। मीन्स जिन संख्याओं का रूट सोल्व हो जाता है वो सारी की सारी कैसी होती हैं आपकी परिमेय, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी रूट के अंदर सारी की सारी संख्याएं होती हैं, मीन्स रूट के अंदर आप नंबर लिख लो, पॉजिटिव नंबर लिखोगे कोई भी, तो वो अपरिमेय होगा। बिल्कुल गलत बात कह रहा है। क्यों? देखो
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखो √4 कितना आता है, सोल्व होके 2 आता है, और 2 एक अपरिमेय संख्या, 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये नहीं है। ध्यान से समझना, ये अपरिमेय नहीं है, ये कैसी है, परिमेय संख्या है। मीन्स जिन संख्याओं का रूट सोल्व हो जाता है वो परिमेय होती हैं, और जिन संख्याओं का रूट सोल्व नहीं होता वो आपकी कैसी होती हैं, अपरिमेय, ठीक है। तो इसकी बात तो गलत निकली, ये कह रहा है कि रूट में कुछ भी लिख दो वो हमेशा अपरिमेय होगा, गलत बात। जिसका रूट सोल्व होगा वो परिमेय, और जिसका रूट सोल्व नहीं होगा वह अपरिमेय, ठीक है। मीन्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल पाएगा वो परिमेय है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता वो अपरिमेय। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाता है। बिल्कुल आप √5 हो, √7 हो, √9 हो, √11, √13, 9, चलो √9 तो आसान है, 3 हो जाएगा। कितना भी आ जाए आप संख्या रेखा पर इसे मतलब इसको मार्क कर सकते हो। तरीका क्या है, यूज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ी हुई है, उसी का हम यूज करेंगे। और जो आपकी मतलब संख्या रेखा पर √5 को उसी की हेल्प से हम निरूपित करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले पाइथागोरस समझो क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक आपके सामने ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, होना ही चाहिए। उसके बाद क्या होता है, देखो 90 डिग्री का कोण यहाँ है, इसकी सामने वाली लाइन ये हो गई, यही तो हो गई भैया आपका 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने वाली लाइन ये हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है, ठीक है। और एक होती है आधार, एक होती है लंब। आप इन दोनों में से नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सा आधार है कौन सा लंब है, तो आप अपनी मर्जी से जिसे भी ले लो। मैं इसे आधार ले रहा हूँ, आप जनरली क्या करते हो, इस नीचे वाले को आधार लेते हो। मेरे को मालूम है कि मैं जब छोटा था, मैं भी जब 9th या 10th में भी मेरे को ये कन्फ्यूजन होती थी कि हमेशा ना नीचे वाला आधार होता है, ये वाला आधार होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आधार ये भी हो सकता है इधर वाला, ठीक है। तो इसको मैं आधार ले रहा हूँ। और असलियत में 10th क्लास की 9th एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा कि आधार होता कौन सा है। आधार की पहचान के लिए एक एंगल और इनको देना पड़ता है, ठीक है। अगर ये एक एंगल और इसमें दे दें तो मैं आधार पे बता दूंगा आपको कौन सा है। अब इसमें देखो एक बस 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल दिया नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें नहीं बता सकते कौन सा आधार है। आप जिसको मर्जी आधार लिख लो, ठीक है। मैंने इसको आधार लिख लिया और इसको मैं लंब लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी मीन्स पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में मीन्स एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर होता है। कर्ण क्या है हमारे पास, AC। देखो ए से लेके C तक जो ये रेखाखंड है इसको मैं क्या ले रहा हूँ, AC, ठीक है। कर्ण है ये आपका, AC बराबर होता है अंडर द रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, या उल्टा कह लो कर्ण बराबर होता है अंडर द रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर अंडर द रूट आधार कितना ले लिया मैंने, AB, ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस में लंब कितना ले लिया, लंब ले लिया BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया कर्ण बराबर में रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कॉलेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत यही लगता है मेरे को। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होगी, 9th में तो इतनी बार यूज होगी कि आपको मतलब इतना बार आपको यूज करनी पड़ेगी ये कि समझ लो कि 10% तो पूरी मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम ही भरी पड़ी है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को √5 लाना है, ठीक है। कर्ण देखो मेरे को लाना है, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, √5 की, ठीक है। तो मेरे को √5 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इस कर्ण को √5 ले लिया, मीन्स AC को मैंने सिंपली क्या ले लिया, √5, ठीक है। अब देखो √5 कैसे आएगा, √5 कैसे आएगा, अगर मैं ले लूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है। 4 + 1 कितना हो गया, 5, और ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट आ गया, ठीक है। तो √5 लेने के लिए आपको आधार को 2 और लंब को 1, या उल्टा आधार को 1
या लंब को एक ले लो या आधार को दो ले लो, या फिर आधार को एक ले लो और लंब को दो ले लो। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जिसको मर्जी आप आधार ले सकते हो, जिसको मर्जी आप लंब ले सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बस आपको इतना पता होना चाहिए, एक आपको दो लेना है, दूसरा आपको एक लेना है, क्योंकि दो का स्क्वायर कितना होता है 4 और एक का स्क्वायर होता है 1। 4 + 1 कितना होगा 5, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो पता लग गया 2 और 1। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आपको लाइन खींचनी है, ये आपने रेखाखंड खींच लिया, सबसे पहले ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल, ठीक है, स्केल की हेल्प से आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। मैंने यहाँ से O से लेके B तक एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक है। उसके बाद आप D की हेल्प लो या प्रकार की हेल्प लो, ठीक है, जिसकी मर्जी आप हेल्प ले सकते हो। इस पॉइंट B पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। आप मान लो मैंने यहाँ तक एक 90 डिग्री का कोण बना दिया, ऐसे लंबी लाइन खींच दी, ये आपकी 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप प्रकार खोलना, मान लो इतना 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इसके बराबर आपको प्रकार खोलना है और बी पे प्रकार की नोब रखकर एक चाप लगानी है। वो चाप इसको ना यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ माना हुआ है तो यहाँ पे कट करेगी। उसके बाद आपको O और C को मिला देना है, ठीक है, O और C को आपको मिला देना है। तो आप देखो, अगर ये 2 है और ये 1 है तो, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ये कितना हो जाएगा, ये आपका √5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 + 1 की पावर 2 √, आपकी कर्ण की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, OC, वो कितनी हो गई √5। उसके बाद आपको क्या करना है, O से लेके C तक प्रकार खोलना है, ठीक है, O से लेके C तक प्रकार खोलना है और प्रकार की नोब O पर रखकर, ठीक है, प्रकार की नोब O पर रखकर एक चाप लगानी है। वो इस B से थोड़ी सी आगे ही कट करेगी, ठीक है, जो पेंसिल है वो B से थोड़ी सी आगे ही कट करेगी। मान लो यहाँ पे कट किया, तो जो O से लेके अब A की लंबाई है ना, O से लेके A की लंबाई वो कितनी है √5, ठीक है। O से लेके A की लंबाई कितनी है √5 है। आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैसे हमने रूट वाले नंबर को भी, मतलब रूट जैसे √5, √7 हो या फिर √11 हो, √13 हो, इनको भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। आप देखो स्केल की हेल्प से, स्केल पे कहीं भी √5 नहीं लिखा होता, तो आप √5 को स्केल की हेल्प से √5 जितनी लेंथ की लाइन नहीं खींच सकते हो, लेकिन इस मेथड से आप √5 जितनी लेंथ की लाइन अपने पेपर पे खींच सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, और पेपर में आने के भी चांस होते हैं। और मतलब इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट चैप्टर है ही आपका, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है मैथमेटिक्स में। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप समझ लो कि आपका बेस बहुत वीक है। तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है 9th क्लास में नंबर सिस्टम सीखने का, तो आप अच्छे से सीखो इसे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।